आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के यूनिट नंबर सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। यानी कि हर सब्जेक्ट 8 यूनिट में डिवाइड है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हर यूनिट मतलब कि हर सब्जेक्ट जो है वो 8 यूनिट यानी कि 8 टॉपिक्स में डिवाइड है। तो आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं सेकेंड यूनिट से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, जो भी आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और जो भी सेकेंड यूनिट से जुड़े क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पीडीएफ सहित। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो बताएंगे और कौन कौन से आएंगे वो भी बताएंगे और आपको कैसे तैयार करना है वैसे वो सब जानकारी हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का यानी कि यूनिट नंबर सेकेंड का पहला क्वेश्चन है कि कौन थे हर्षवर्धन। देखिए मैं आपको बता दूँ, यूनिट नंबर सेकेंड में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, और कश्मीर राजवंश के बारे में, कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में और सिंध राजवंश के बारे में। इतना ही है सेकेंड यूनिट में, ठीक है, प्राचीन इतिहास के सेकेंड यूनिट में। फर्स्ट यूनिट हम कवर कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हैं और आने वाले दिनों में थर्ड फोर्थ सारे यूनिट कवर कराएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में परिचय जानते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन जानेंगे। हर्षवर्धन भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे लोकप्रिय राजाओं में से एक है। यानी कि जो प्राचीन इतिहास बीत चुका है उसमें जो हर्षवर्धन है वो बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजाओं में से एक है, ठीक है। वह अपनी क्षेत्रीय सर्वोच्चता, जन कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे। कहने का मतलब है जहाँ पर उनका क्षेत्र था, जिस भी एरिया में, जिस भी राज्य में उनका क्षेत्र था, वहाँ सर्वोच्च यानी कि सबसे अच्छे थे और जन कल्याण यानी कि जो वहाँ के लोग बाग थे उनके कल्याण के लिए हर तरीके से वो तत्पर रहते थे। वो चाहे जन का हो, मान लिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर किसी की अन्य समस्याएं हो, वो सभी के लिए जन कल्याण का काम करते थे, ठीक है। और धार्मिक यानी कि धर्म को साथ में रखते हुए वो सारे काम करते थे, ठीक है। धर्म सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, मतलब कि धर्म के मतलब कि बोलते नहीं कि धर्म के अनुसार चलने वाले, ठीक है, उसी के लिए जाने जाते थे, ठीक है। वह कला, साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे। यानी कि कला यानी कि कुछ आपके अंदर यूनिक चीज़ है, ठीक है, कला जिससे आप लोग कुछ प्रस्तुत कर सकें, कुछ अलग कर सकें। साहित्य और शिक्षा यानी कि एजुकेशन के महान संरक्षक यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़े, ठीक है, लीडर थे, ठीक है, महान संरक्षक थे, ठीक है। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में मंदिर और मठ बनवाए। यानी कि जो उत्तर भारत है उसमें मंदिर बनवाए और मठ भी बनवाए हैं, ठीक है। हर्ष का साम्राज्य अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, नेपाल तक फैला हुआ था। हर्ष का जो साम्राज्य है ना कि वो भारत में ही था, उत्तर भारत में, वो अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था, बांग्लादेश और नेपाल तक फैला हुआ था। इस पॉइंट को ज़रूर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। जिसकी राजधानी उत्तर प्रदेश यूपी में आधुनिक कानपुर के पास कन्नौज में थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसकी राजधानी उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक कानपुर के पास कन्नौज में थी। उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे देश पर शासन किया। यानी कि जो भारत का दक्षिण एरिया था उसमें कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा था, उसको छोड़कर बाकी उन्होंने संपूर्ण देश पर यानी संपूर्ण भारत पर शासन किया, जो बादामी के चालुक्य के अधीन थे, ठीक है। हर्ष ने क्या किया? प्राग ज्योतिष नारक, ठीक है, हर्ष ने प्राग ज्योतिष नरक, ठीक है, प्रणाली नामक एक आदर्श सरकार बनाई, जिसने सभी को उनकी जाति, पंथ या धर्म की परवाह के बिना समान अवसर दिए। मतलब कि तो वहाँ जब सरकार बनाई तो ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, वो क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप अच्छे से अपनी जो शासन है वो चलाइए, हम आपके साथ हैं। यानी कि वो धर्म को लेकर और जात की बिना परवाह किए हो। मतलब कि अगर ये नहीं कि आप इस जात के हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, आप इस जात के हैं तो आप कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आप दूसरे धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के नहीं हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हैं तो आपको ये अवसर नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा, ये सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। ये कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वो इन सभी को छोड़कर वो सभी के लिए समान अवसर दिए उन्होंने, ठीक है। उनके सरकार द्वारा जारी सिक्के या फिर उनके द्वारा सरकार के द्वारा जारी सिक्कों, सोने और तांबे में बुद्ध के नाम का उल्लेख था। यानी कि जो उनके सिक्के थे वो सोने और तांबे में
बुद्ध जी की फोटो थी, ठीक है, उनके नाम का उल्लेख था उस सिक्के में, ठीक है, सिक्के में, ठीक है। तो इस प्रकार है हर्षवर्धन का परिचय, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी। अगर ये प्रश्न आए तो आप इस प्रकार लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक है। अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? यानी कि जब हर्षवर्धन मर गया, एक्सपायर हो गया, तो उत्तर भारत की राजनीति कैसी हो गई थी, उसके बारे में बताइए। 648 ईस्वी में, कोई मानता है 647, कोई मानता है 648, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कौन लिखें कौन ना लिखें, आपको जो बेटर लगे आप रिसर्च कर लीजिएगा, वही लिखिएगा, ठीक है। कोई 647 बोलता है, कोई 648 बोलता है, अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं, अलग अलग जो लेखक हैं, वो अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो ईस्वी में सम्राट हर्ष की मृत्यु से उत्तर भारत में शक्ति शून्य हो गई। यानी कि जो उत्तर भारत का जो पावर था वो बिल्कुल एक, पहले मान लीजिए क्या था, एक लाइट जलती है तो पूरा उजाला नहीं रहता है, जिस भी एरिया में एक लाइट जलती है उसमें पूरा एरिया में उजाला रहता है, अचानक से फ्यूज हो जाए तो क्या हो जाएगा, उजाला एकदम ख़त्म हो जाएगा। सेम उसी तरह उत्तर भारत में जो सम्राट हर्ष थे, उनकी मृत्यु के बाद जो पावर थी उत्तर भारत की वो पूरी तरह शून्य हो गई। आगामी अवधि को 3 मुकुटधारी साम्राज्यों के युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 3 प्रमुख साम्राज्य प्रमुखता से उभरे। यानी कि उसकी मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख साम्राज्य बहुत तेज़ी से और प्रमुखता के साथ उभरे, जिसमें पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश, पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश, पूर्वी भारत में पाल राजवंश और मध्य भारत में राष्ट्रकूट राजवंश। ये जो 3 प्रमुख साम्राज्य हैं बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट, यानी कि बहुत प्रमुखता के साथ उभरे, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ लोग इनको जानने लगे या फिर अपना जो साम्राज्य है ये विस्तार करने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसका उत्तर। बहुत सिंपल भाषा, बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं, शायद ही आपको कोई बताए, तो आप लोग को इसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं होगी, ये प्रश्न आएगा तय है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हर्ष के मृत्यु के बाद भारत की स्थिति, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग मतलब कि जैसे कि वो था राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसी तरह एक क्वेश्चन हो सकता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद भारत की क्या स्थिति थी, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है, तो जानते हैं क्या होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों के राजा, ठीक है, या फिर राजाओं ने कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए आपस में लड़ाई की। यानी कि कन्नौज पे अपना नियंत्रण, अपना कब्जा, अपना पावर, अपना शासन चलाने के लिए, ठीक है, आपस में लड़ाई की थी। उत्तरी भारत पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ। यह युद्ध प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में कि हर्ष के शासन यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत ही कॉमन प्रश्न, ये आपको अति लघु उत्तर में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है हुएन, ठीक है, हुएन त्सवांग, ठीक है, तो स्वांग। देखिए चाइनीज नेम है तो थोड़े हार्ड है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हुएन त्सवांग है जो कि चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के शासन के समय में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के राजवंश के बारे में बताइए भैया। तो कश्मीर के राजवंश के बारे में परिचय बताइए, मामला क्या है पूरा समझाइए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान से पहले सुन लीजिए कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो कश्मीर के राजवंश के बारे में जानने के लिए पहले आपको कश्मीर का इतिहास जानना जरूरी है। कश्मीर के जो राजवंश हैं उसको जानने से पहले आपको ये जानना है कश्मीर का इतिहास। और इतिहास जानने के लिए आपको कल्हड़ की राज तरंगड़ी को प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का जो दर्जा दिया गया है उसको पहले आपको पढ़ना होगा। यानी कि जो ये देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, तरंगड़ी को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जानकारी मिलेगी कश्मीर के इतिहास के बारे में और कश्मीर के राजवंश के बारे में, ठीक है। इस बात को ध्यान में समझ में आ गया ना। चलिए तो आपको यहाँ पर उत्तर इस प्रकार लिखना, अगर प्रश्न आ जाए कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है। राज तरंगड़ी एक पुस्तक है जो कि इतिहास मतलब प्रथम ऐतिहासिक
इस मतलब जो ये राजतंगड़ी पुस्तक है इसको इतिहास की जो पहली पुस्तक है उसके रूप में इसको दर्जा दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो पुस्तक है ना वो कल्हड़ के द्वारा लिखित थी, ठीक है। कल्हड़ जात का ब्राह्मण था। राजतरंगिणी की रचना उसने जय सिंह के शासनकाल में, जो कि उनका शासन जो था 1127 ईस्वी से 1159 ईस्वी के शासनकाल में पूरी की थी। किसने? कल्हड़ ने, ठीक है। किसके शासनकाल में? जय सिंह के शासनकाल में, ठीक है। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। मतलब ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसकी जो रचना है, ये इसमें जो लिखा गया है, ये भारत की शैली, जो महाभारत है ना उसी की शैली के आधार पर की गई है, ठीक है। क्लियर? चलिए अब भाई कश्मीर के राजवंश के अंतर्गत पहला जो वंश आ गया है वो है करकोट वंश। पहले जाएंगे करकोट वंश के बारे में, ठीक है। कई सारे वंश हैं, ठीक है, कई सारे वंश हैं किसमें? कश्मीर के राजवंश में। तो सबसे पहले हम करकोट राजवंश के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। इस बात को ध्यान रखेंगे, किसने की थी? 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य, ठीक है, मुक्तापीड 724 से 760 ईस्वी, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यानी कि 724 से 760 ईस्वी के बीच का सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह एक साम्राज्यवादी शासक भी था, ठीक है। बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे इस प्रकार कि 733 में उसने चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल भेजा था, ठीक है। किस ईस्वी में? 733 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे आप कारकोट वंश के बारे में सिंपल सा और छोटा सा परिचय, ठीक है। क्लियर? अगला वंश आपका आ जाएगा, ठीक है, किसके अंतर्गत? कश्मीर राजवंश के अंतर्गत, उत्पल राजवंश, ठीक है। तो करकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। करकोट वंश के बाद, ठीक है। इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी, ठीक है। अवंती वर्मन 855 से 883 ईस्वी, ठीक है, इन ईस्वी के बीच का एक ठीक है, लोप, जिसको आप लोग बोलते हैं कभी कभी लोप उपकारी, ठीक है, जिसको यहाँ पर लोकापकारी कहा गया है, ठीक है। वो एक लोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। मतलब कि कृषि अच्छे पे हो, खेती अच्छे पे हो, इसलिए उसने नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, उसे अनेक नगरों की स्थापना का श्रेय भी प्राप्त हुआ। यानी कि वो अनेक नगरों की स्थापना कर सके, उसके बारे में भी उसको पावर मिली, ठीक है। जिसमें अवंतीपुर नामक, ठीक है, अवंतीपुर नगर प्रसिद्ध हुआ। इसी के नाम से अपना एक नगर बनाया, ठीक है, जिसका नाम रखा अवंतीपुर नगर। क्लियर? उसने साहित्य एवं कला को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया और आगे बढ़ाया, ठीक है। किस वंश ने? फिर से देख लीजिए, उत्पल वंश ने। और इस वंश का जो स्थापना की थी अवंती वर्मन ने, ठीक है। उसने ये सब चीज़ें को आगे बढ़ाया और प्रोत्साहन दिया। अब कश्मीर, ठीक है, राजवंश, ठीक है, राजवंश का एक और वंश है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोहार वंश, ठीक है। कौन सा वंश? लोहार वंश। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज, इस वंश का संस्थापक संग्राम राज, जो कि 1003 से 1028 ईस्वी तक संग्राम राज ने अपनी मंत्री तुंग को, ठीक है, भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी प्लस पॉइंट है। और अगला पॉइंट है कि लोहार वंश के राजाओं में हर्ष का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि वह स्वयं विद्वान, कवि एवं कई भाषाओं तथा विद्याओं का ज्ञाता था। कल्हड़ उसका आश्रित कवि था। तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में। किसके बारे में? लोहार वंश के बारे में सिंपल सा छोटा सा परिचय, ठीक है। अब प्रश्न है भाई, यशोवर्मन से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जो कि कन्नौज की नरेश थे।
ठीक है। तो यशोवर्मन कौन था, इनके बारे में जानते हैं। तो यशोवर्मन जो कि राजा थे कन्नौज के, इनका जो राज्यकाल था वो कब से कब तक था, ध्यान दीजिएगा। 700 से, ठीक है, 740 ईस्वी के बीच में रखा जाता है। ठीक है, कन्नौज की राजधानी, कन्नौज उसकी राजधानी थी। ठीक है, यशोवर्मन की जो राजधानी थी वो कन्नौज राजधानी थी। ठीक है, कान्यकुब्ज कन्नौज पर इसके पहले वंश का शासन था जो बिना उत्तराधिकारी छोड़े ही मर गए, जिससे शक्ति का निर्वात पैदा हुआ। ठीक है, यह भी संभावना है कि उसे उत्तराधिकार इससे पहले ही, ठीक है, 690 ईस्वी के लगभग मिला, 690 ईस्वी के लगभग मिला हो। यशोवर्मन के वंश और उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता है, केवल वर्मन नामांत के आधार पर उसे, ठीक है, मौखर्य वंश से संबंधित नहीं किया जा सकता है। जैन ग्रंथ बप्प भट्ट, ठीक है, सूरीचरित और प्रभावक चरित में उसे चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज कहा गया है, किंतु यह संदिग्ध है। उसका नालंदा अभिलेख इस विषय पर मौन है। ठीक है, राउड वहों में उसे चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। किसको, यशोवर्मन को। तो इस प्रकार लिखेंगे यशोवर्मन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश, इस बात को ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है, अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है, कन्नौज पर किस वंश का शासन था। कन्नौज जो था उस पर किस वंश का शासन था, तो आपको उत्तर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा प्रतिहार वंश का। कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासन था। ठीक है, अगला है कि सिंध राजवंश के बारे में बताइए भैया। तो सिंध राजवंश भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में लिखेंगे 7वीं शताब्दी के अंतिम दशक। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ये भी आपकी परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितना अन्य प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि सिंध के राजवंश के बारे में बताइए। तो 7वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सिंध में एक बौद्ध ने अपना शासन स्थापित किया था, किंतु कुछ समय बाद उसके ब्राह्मण मंत्री चच ने सिंध पर अधिकार कर लिया और वह स्वयं शासक बन गया। ठीक है, पहले वो था, बाद में उस पर अधिकार जमा कर वो स्वयं शासक बन गया। ठीक है, चच के बाद इसका पुत्र दाहिर शासक बना। ठीक है, दाहिर के समय में इराक के हाकिम, ठीक है, हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 712 ईस्वी में दाहिर को हराकर सिंध पर अरबों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, यह भारत में किया गया पहला मुस्लिम आक्रमण भी घोषित हुआ और आक्रमण था। क्लियर। उसके बाद 19वीं, ध्यान देंगे, 19वीं याद आ गया, 9वीं शताब्दी में सिंध पर शाही वंश ने शासन किया। किस शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में सिंध पर शाही वंश ने शासन किया। इस वंश का संस्थापक कल्लर नामक एक ब्राह्मण मंत्री था। इसी समय सबकुतगीन तथा उसके पुत्र महमूद गलवनी ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। राजपूत शासक जयपाल को पराजित किया। इस पराजय में दुखी होकर जयपाल ने 1001 से 1002 में अपनी आत्महत्या कर ली थी, इन दोनों सन के बीच। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे आप लोग। ठीक है, सिंध के राजवंश के बारे में और परिचय। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सिंध का राजा कौन था। तो सिंपल सा उत्तर आपको लिख देना है, सिंध का जो राजा था वो था राजा दाहिर। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, बाकी आप पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्लियर, दाहिर याद रखेंगे, राजा दाहिर था। अगला है कि सिंध का अंतिम हिंदू राजा कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर है कि राजा दाहिर 663 से 712 ईस्वी सिंध के अंतिम हिंदू शासक थे। एक मूल सिंधी ब्राह्मण शासक, उसके राज्य पर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ठीक है, उमैयद खलीफा द्वारा आक्रमण किया गया था, जहां दाहिर की अपने राज्य की रक्षा करते समय मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि सिंधु का पुराना नाम क्या था। जो सिंधु राजवंश है इसका पुराना नाम क्या था। तो सिंध का प्राचीन नाम सप्त संधेव था। इस बात को याद रखेंगे, ये आपके प्रश्न जो है ना आतिलघु उत्तर में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंध का पुराना नाम सप्त सैंधव था और उसमें पहले 7 नदियाँ मिलती थी।
कितनी मिलती थी? 7 नदियाँ। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज की ये जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। तो आप इसी तरह सब प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ये PDF आपको हम व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद।